हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर निखिल डागा बायोलॉजी। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ दो टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ है। एक जिसमें जान होती है, लाइफ होती है, एग्जाम्पल प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स, इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इसी में आते हैं। तो इनमें लाइफ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम लोग इनको, इसीलिए इनको बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट। अब इस चैप्टर में जहां पे भी बायोटिक कंपोनेंट आएगा उसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक कंपोनेंट अगर लिविंग है तो ऑब्वियसली बात है दूसरा कंपोनेंट होगा नॉन लिविंग। सो अदर टाइप ऑफ कंपोनेंट विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम, एग्जाम्पल एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया, ये सब में लाइफ नहीं होती है। दीज आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो दे आर कॉल्ड एज अबायोटिक कंपोनेंट। तो हम लोग ने दो कंपोनेंट पढ़े, कौन से दो? बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? अबायोटिक कंपोनेंट्स। These living, that is biotic components, and non-living, that is the abiotic components, are continuously interacting with each other. तो आपको तीन वर्ड याद रखने हैं, बायोटिक, अबायोटिक, इंटरैक्शन। दिस इंटरैक्शन, दिस इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, सीड दैट इज द फ्यूचर प्लांट। अगर इसको मैंने पॉकेट में रखा तो ये क्या प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। इसको अगर मैंने सॉइल में डाला, पानी दिया, देखो पानी क्या है? अबायोटिक। सॉइल क्या है? अबायोटिक। लेकिन इन दोनों का असर उस सीड पे पड़ेगा और वो प्लांट में ग्रो हो जाएगा। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बायोटिक कंपोनेंट डोमिनेटिंग होता है, अबायोटिक मैटर ही नहीं करता। इनफैक्ट इस केस में प्लांट बनने के लिए आपके वो अबायोटिक कंपोनेंट ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर वो नहीं होते तो ये सीड कभी भी प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, दिस इज अस। हम बोलते हैं हम सबसे सुप्रीम एनिमल्स है, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे एडवांस्ड एनिमल्स है, लेकिन हमको भी जिंदा रहने के लिए वी ब्रीद इन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये एयर, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स है। जिंदा रहने के लिए चाहिए ना हमको ये। तो अगेन हम देख रहे हैं कैसे अबायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, सनफ्लावर, बहुत यूनिक क्वालिटी है। सनफ्लावर हमेशा अपना मुंह, अपना फेस मोड़ देगा टुवर्ड्स सनलाइट। नाउ सनलाइट इज एन अबायोटिक कंपोनेंट, सनफ्लावर इज अ बायोटिक कंपोनेंट। अगेन हम उन दोनों के बीच में इंटरैक्शंस देख रहे हैं। हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। तो जरा लोटस के बारे में भी देख लो। Here also the lotus blooms when the sun's rays fall on them. Sun is a abiotic component, whereas lotus flower or the plant is a biotic component. तो आप ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हो जहां पे अबायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, और इस इंटरैक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम। ये डेफिनेशन है, आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है? वर्ड्स बायोटिक, अबायोटिक और इंटरैक्शन। अगर ये तीन वर्ड याद हो गए तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन जल्दी से याद हो जाएगा। ओके, अब जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, क्योंकि अर्थ पे भी बहुत सारे बायोटिक और अबायोटिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। तो अर्थ इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम। ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ईच फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। तो चलो ये फैक्टर्स देखते हैं जो इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला वाला कौन है? Green plants. They can prepare their own food by the process called as photosynthesis. So producers इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए producers like plants are important, क्योंकि ये खाना बनाएंगे। अब इनको खाने वालों को कौन क्या बोला जाता है? herbivores. So देखो herbivores like deers, goats, sheep, cattle, horses, camels, these are the ones which feed on the producers, that is green plants. अच्छा, ये herbivores को खाने वाले कौन होते हैं? आपको पता है, लायन एंड टाइगर। अब जरा सोचो, हमको ये विजुअल्स देख के, या कभी हम लोग देखते हैं कोई वीडियो जहाँ पे एक लायन या एक टाइगर किसी हर्बीवोर को खा रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है। ऐसा लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है?
लेकिन अगर सोचो लायन और टाइगर या कोई भी कार्निवोर अगर हर्बीवोर्स को खाएंगे नहीं तो एक्चुअली ये पूरे सिस्टम के लिए बुरा है, क्योंकि अगर हर्बीवोर्स मरेंगे नहीं तो उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, अगर उनका पॉपुलेशन बढ़ा तो वो प्लांट्स को खा जाएंगे सारा। तो देखा जाए तो ऐसे नहीं तो वैसे तकलीफ तो आने वाली है। तो ये सबका अपना रोल होता है, ये प्रेडेटर्स, ये लायन या टाइगर का रोल है, ये इंश्योर करेंगे कि वहां पे ओवर पॉपुलेशन नहीं हो जाए हर्बीवोर का, इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम सेव होगा। सो सारे आप प्रोड्यूसर्स बोल लो, हर्बीवोर्स बोल लो, कार्निवोर्स बोल लो, सबका अपना एक रोल होता है और वो सही कर रहे हैं अपनी जगह। अब जरा देखो ये कैटरपिलर को, अब सोचो ये कैटरपिलर जो आप देखते हो, ये टर्माइट्स देखते हो, इंसेक्ट्स देखते हो, कीड़े मकोड़े देखते हो, ये जो आपको गलत गलत गंदी जगहों पे मिलेंगे, फिल्थी स्पेसेस मतलब डर्टी स्पेसेस पे मिलेंगे। अब आप बोलोगे क्या इनका भी कोई रोल होता है, क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इंसेक्ट्स जो आपको डंग में पॉटी में मिलेंगे ये क्या ये रियली यूजफुल है? अभी हमने समझा लायन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो डियर का है, प्रोड्यूसर्स का क्या है, इनका कोई इंपॉर्टेंस होता है क्या? इनका भी इंपॉर्टेंस होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, भले वो दिखने में भी कैसे भी हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो क्या करेंगे, वो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो भी डेड बॉडीज पड़ी है उनको हम कभी रोड क्रॉस करते हैं, हम देखते हैं ना, कभी कबूतर मरा हुआ रहता है, कभी चूहा, कभी कुत्ता मरा हुआ रहता है, हम तुरंत इग्नोर कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि कितना गंदा स्मेल आ रहा है, कितना गंदा विजुअल है। क्या आपने मैंने किसी ने जाके उसको उठाया? नहीं। तो वो वहां से कौन उठा के लेके जाते हैं? ये लोग खा जाते हैं, और अच्छी बात है वो खा जाते हैं, वो खा लेंगे, इसीलिए वहां गंदगी साफ होगी। सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट। इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा एग्जिस्टेंस इन सबके एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और इसीलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन सब को केयर करके मेंटेन करें हमारे इकोसिस्टम को। सो इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस, हेंस वी शुड केयर फॉर दीज फैक्टर्स। आर वी क्लियर विद दिस सो फार? अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 37 पे टेक्स्ट बुक में एक फ्लो चार्ट है, ये ऑलरेडी बोर्ड्स में एक बार पूछा जा चुका है। इजी है ये चैप्टर, लेकिन अब इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना कॉन्सेप्ट्स इजी है, पोल्यूशन बोल लो, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बोल लो, ये सारी चीजें हम सबको पता है, ऐसा कुछ मैं नया नहीं सिखा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक प्रॉपर लैंग्वेज में अगर ये 2 मार्क या 3 मार्क के लिए पूछा गया तो आपको वो लैंग्वेज तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन आंसर्स को। और ये भले ही चैप्टर्स छोटे हैं लेकिन इसमें से भी बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये फ्लो चार्ट ऑलरेडी पूछा गया है, लुक एट दिस फ्लो चार्ट, अब ये ऑलरेडी बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं ना ताकि मार्क्स आ सके। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इकोसिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक में जब हम ध्यान देते हैं तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या हो गया, एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल और सनलाइट। तो दूसरे फैक्टर्स कौन से होते हैं? ये दूसरे फैक्टर्स होते हैं केमिकल फैक्टर्स। तो आप टेक्स्ट बुक में फटाफट ये फिल कर सकते हो, फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स। अब केमिकल फैक्टर्स अगर फिल करना है तो ध्यान से जरा नीचे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो गेस करो ये वाला क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब ये दोनों को यहीं लिख देते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भर गया हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक में क्या आ जाता है, वो सारे एलिमेंट्स आ गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, बराबर। ऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, दैट इज लिपिड्स। अब यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट में देखो, अगर ये ऑटोट्रॉफिक है तो ये क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बना सकता है, कौन है वो, ग्रीन प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, सो दीज आर प्लांट्स। अब ये लोग अपना खाना बना सकते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। इसमें 2 है, एनिमल्स और डीकम्पोजर्स। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स को क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर्स, राइट। और जब हम आगे बात करते हैं डीकम्पोजर्स की तो वो क्या हो गए, सैप्रोट्रोफ, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं उनको, बराबर। इनमें फंगस भी आता है, ये डीकम्पोज कर देते हैं डेड बॉडीज को। एनिमल्स में, कंज्यूमर्स में अभी अभी हमने देखा, प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन था, हर्बीवोर, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये रहा प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर को खाने वाला कौन था, कार्निवोर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और कार्निवोर को खाने वाला कौन हो गया, टर्शरी कंज्यूमर, या हो सकता है ये इस फूड चेन में एपेक्स कंज्यूमर भी हो जाए। सबको ये फ्लो चार्ट क्लियर हुआ, बहुत इजी फ्लो चार्ट है, इसमें मार्क्स खोना नहीं है, करेक्ट। अब
एक एग्जाम्पल देते हैं इकोसिस्टम का, हम पैडी इकोसिस्टम देखेंगे। पैडी मतलब होता है राइस। अब जब हम राइस की बात करते हैं, पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। अब ये पैडी फील्ड्स में ग्रास हॉपर्स अटैक करते हैं, सो दीज आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स होते हैं, लोकस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पैडी फील्ड, ये राइस के प्लांट को खाते हैं। तो ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी कंज्यूमर। इन्हीं फील्ड्स में जहां पे ग्रास हॉपर है, उन्हीं फील्ड्स में ग्रास हॉपर को खाने वाला कार्निवोर भी प्रेजेंट है, वो होते हैं फ्रॉग्स। सो फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स इन द मड ऑफ द पैडी फील्ड। ये आपको ना फूड चेन याद रखना है। पैडी, फिर क्या आया, ग्रास हॉपर, फिर क्या आया, फ्रॉग। और इन फ्रॉग्स को खाने के लिए उसी पैडी फील्ड में कौन होते हैं, स्नेक्स। और ये स्नेक्स को खाने के लिए उन फील्ड में, दैट इज वहां ऊपर से उड़ते हुए आएगा आपका ईगल। सो ईगल्स फीड अपॉन स्नेक्स। अब आप एक फूड चेन देख रहे हो, पैडी फील्ड दैट इज पैडी क्रॉप, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। अब टेक्स्ट बुक में आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखिए ये टेक्स्ट बैक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, रीऑर्गेनाइज द फॉलोइंग फूड चेन, डिस्क्राइब द इकोसिस्टम टू विच इट बिलोंग्स। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, स्नेक। ग्रास हॉपर को स्नेक खाता है क्या, नहीं, वो कौन खाता है, फ्रॉग। इन शॉर्ट ये पूरा ऑर्डर रॉन्ग है, आपको इसको रीअरेंज करना है। कैसे लाना है, सबसे पहले आएगा पैडी फील्ड, फिर आएगा ग्रास हॉपर, फिर आएगा फ्रॉग, फिर स्नेक और फिर ईगल। इजी है ना, तो ये फटाफट भर देते हैं। द गिवन फूड चेन शुड बी पैडी फील्ड, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। अच्छा, ये पैडी क्रॉप ये नेचुरली क्रिएट हुआ था या इंसानों ने क्रिएट किया था? ऑब्वियसली इंसान ने प्लांट किया था ना वो राइस के प्लांट्स। तो हम लोग बोलते हैं द गिवन फूड चेन बिलोंग्स टू अ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट सच इकोसिस्टम विल डिसइंटीग्रेट। ह्यूमंस है इसलिए वो इकोसिस्टम खड़ा है, नहीं तो वो इकोसिस्टम वहां होगा ही नहीं। ऑब्वियसली पूरी प्लांटेशन इंसानों ने की थी। अब हम क्या देखते हैं, इन दिस गिवन इकोसिस्टम हम सबको टैग दे देंगे कि कौन प्रोड्यूसर है, कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो देखो, द एनर्जी सोर्स इज सन, जो पैडी फील्ड, पैडी क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सो पैडी क्रॉप इज अवर प्रोड्यूसर। बाद में ग्रास हॉपर इज योर प्राइमरी कंज्यूमर, frog is your secondary consumer, snake is your tertiary consumer and the eagle is your apex consumer। इसको आप यहाँ पे से पॉइंट वाइज भी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं उसको एक स्क्रीन में फिट करने के लिए एक साथ लिख दिया। तो आपको पहला पॉइंट उसको करेक्ट करना है, सेकंड पॉइंट बोलना है कि ये क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है जो इंसानों ने बनाया है, और इस इकोसिस्टम में सबका रोल क्या है। बहुत इजी आंसर है, मार्क्स नहीं खोने के अपने को इसमें। आर वी क्लियर विद दिस? तो चलो एक टेक्स्ट इन, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में बीच में एक क्वेश्चन आएगा, हाउएवर इफ द फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑफ अ सडन। अभी आपको याद है ये इकोसिस्टम क्या था, ये फूड चेन क्या था। इसमें वो बोल रहे हैं कि अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो क्या, ग्रास हॉपर तो खुश हो जाएंगे क्योंकि उनका प्रीडेटर तो मर गया, लेकिन पूरे इकोसिस्टम पे इसका असर क्या पड़ता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप्स? There will be decline in the yield of paddy crops। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो, अगर फ्रॉग्स मर जाएंगे तो ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ग्रास हॉपर अगर ज्यादा होंगे नंबर्स में तो वो ज्यादा अटैक करेंगे पैडी फील्ड पे, मतलब ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो देयर विल बी डिक्लाइन इन द यील्ड मतलब प्रोडक्शन ऑफ द पैडी क्रॉप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रास हॉपर्स। वेरी इजी आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। हमने अभी बोला कि फ्रॉग्स का पॉपुलेशन कम हो गया। अभी हमने पढ़ा किसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ग्रास हॉपर का। तो द नंबर ऑफ स्नेक्स विल डिक्लाइन। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर फ्रॉग्स ही नहीं है तो उसको खाने के लिए स्नेक्स कहां से आएंगे। इनका पॉपुलेशन कम होना मतलब स्नेक का पॉपुलेशन भी कम होना, इनका पॉपुलेशन कम होना मतलब ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन बढ़ना। सो एंड दैट ऑफ ग्रास हॉपर्स विल इंक्रीज। इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा? सो व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम? आप सेफली बोल सकते हो कि अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हुआ तो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द फूड चेन ऑफ दैट इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब्ड एंड इम्बैलेंस्ड। पूरा खराब हो जाएगा इकोसिस्टम। अब आप समझ सकते हो हर एक का
अपना एक रोल होता है, इनका पॉपुलेशन अपने आप मेंटेन कर रहा है नेचर, इसीलिए ये सरवाइव कर रहे हैं। आर वी क्लियर विद दिस? अब जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, अगले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज एनवायरमेंट? तो एनवायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड अस एंड इन्फ्लुएंस अवर लाइव्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने स्टूडियो में हूं, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है, लिविंग नॉन लिविंग, लाइट नॉन लिविंग, बराबर, एयर नॉन लिविंग, तो ये सारे मेरे इस लेक्चर पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। अगर गर्मी बहुत होगी तो लेक्चर लेने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। अब ये गर्मी किसकी वजह से आ रही है? आप सन की वजह से देख रहे हो, वो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स, ये मेरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दिस इज अवर एनवायरमेंट। जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंट को ना 2-3 तरीके से कैटेगराइज किया इस टेक्स्ट बुक में। पहला कैटेगरी है एनवायरमेंट 3 टाइप के होते हैं। पहला वाला है फिजिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। So these are a few factors of the environment, physical factor, chemical factor और biological factor। अब physical factors में क्या क्या आएंगे? Air, water, soil and light, बराबर। chemical factors में क्या क्या आएंगे? chemical factors में आएंगे nutrients, minerals, salinity, salinity मतलब salt in the soil, उसको salinity बोलते हैं। so ये affect करेंगे हमारे environment को। और biological factors में आएंगे living organisms, microbes, plants, animals। अब मैं क्या करूंगा? एनवायरनमेंट को एक अलग तरीके से कैटेगराइज करूंगा। एनवायरनमेंट के 2 और फैक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें आ जाते हैं आपके सारे प्लांट्स, माइक्रोब्स और एनिमल्स। और दूसरा, अगर एक बायोटिक फैक्टर है तो दूसरा कौन सा होगा? अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स में क्या हो गया? हवा, पानी, सॉइल, ये सारे अबायोटिक फैक्टर्स हो जाएंगे। देखो, पहले हमने पढ़ा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब हमने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ा एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, बायोटिक और अबायोटिक। सबको समझ में आया? यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक डेफिनेशन, मार्क कर लो, टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट है। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन, ये देखो बार बार हर जगह रिपीट हो रहा है, इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। ऐसा सिमिलर आपने इकोसिस्टम में पढ़ा। जब आप बोल रहे हो द साइंस दैट डील्स विद इट, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। और ये देख लो, द बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ये 2 डेफिनेशंस मार्क कर लो। ये वाला तो फिल इन द ब्लैंक के तौर पे आएगा, पहला वाला डेफिनेशन है ऑफ इकोलॉजी। अब यहां पे हम आगे पढ़ते हैं तो देखो, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे। कौन से टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं? एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचर ने क्रिएट किया है, इंसान का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें आता है एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या है? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या आ जाएगा देखो अभी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ये सब हमने बनाए, ये नेचर ने तो बनाया नहीं है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए इंडस्ट्रीज हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, दीज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पे भी बैठे हो, आपका एक घर का इकोसिस्टम है, मेरे स्टूडियो का एक इकोसिस्टम है, हमारे स्कूल का एक इकोसिस्टम होता है, एक रेस्टोरेंट या कैफे का इकोसिस्टम होता है। ये सब अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं। लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे कि वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम्स इन द अर्लियर क्लासेस। कौन सा? एक स्मॉल पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है। ऐसा कुछ मेरे घर पे, आपके घर पे नहीं मिलेगा, लेकिन जंगल में एक पॉन्ड के आसपास ऐसा एक इकोसिस्टम मिल सकता है। अगर हम ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स को देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जिसमें बायोटिक, अबायोटिक और उनके बीच का इंटरैक्शंस चल रहा है, बराबर। सो वेयर इज द अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। Now biotic factors and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interactions collectively constitute the ecosystem। Again हम वही बोल रहे हैं, ecosystem is made up of biotic और abiotic। ये पूरे टेक्स्ट बुक में बार बार यही घुमा घुमा के बोलने की कोशिश की गई है, आपको ये याद ही रखना है, बायोटिक, अबायोटिक और उनका इंटरैक्शन। Now environmental balance is maintained थ्रू कंटिन्यूस ऑपरेशंस ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स। 9th स्टैंडर्ड में हमने कुछ साइकिल्स पढ़े थे, याद करो, वाटर साइकिल,
कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब हमने देखा था। तो एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू द वेरियस फूड चेन्स ऑफ द इकोसिस्टम। हमने फूड चेन और फूड वेब ये दोनों भी पढ़ा था। तो ये सब वहां पे बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, हमने पहले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया है, ये टेक्स्ट बुक के फर्स्ट 2.5 पेजेस को कवर किया है। आपको टेक्स्ट बुक में वो फ्लो चार्ट मार्क कर देना है, कुछ डेफिनेशंस मार्क करने हैं, कुछ आंसर्स मैंने टेक्स्ट बैक आंसर्स आपको लेक्चर में ही कराना चालू कर दिए। तो अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब अगर चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो यहाँ पे प्लीज़ कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचना है हमें। मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ में यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।